नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सोलाना ब्लॉकचेन के बारे में कि सोलाना ब्लॉकचेन है उस पर क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसका क्या कारण है। तो इसको दोस्तों हम बड़े डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप जो है डीफाई क्या होते हैं या उनका जो लिक्विडेशन वगैरह के जो इश्यूज होते हैं या डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो किस तरह काम करता है और उसमें किस तरह की मुसीबतें जो हैं वो आ सकती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बहुत सारे लिंक दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको आप क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि सोलाना ब्लॉकचेन पे क्या इशू चल रहा है। तो दोस्तों सोलाना ब्लॉकचेन जो है सोलैंड पर उस पे एक जो है सबसे बड़ा लैंडिंग बोरोइंग का प्लेटफॉर्म है। सोलैंड के नाम से सोलाना ब्लॉकचेन पे एक बेसिकली डीफाई बना हुआ है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बना हुआ है। अब हुआ क्या है दोस्तों, मार्केट गिरने के बाद इस पे 17 करोड़ यूएस डॉलर यानी कि आईएनआर में रफली 1350 करोड़ रुपए की पोजीशन लिक्विडेशन का खतरा मंडराने लग गया है। और यह अगर यह पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है तो इतना बड़ा सेल इस डीफाई की कमर तोड़ देगा। आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि एक बड़े खिलाड़ी ने सोलैंड पर, जो कि सोलाना ब्लॉकचेन का डीफाई है, उस पर तकरीबन 60 लाख सोल जमा कराए और उसकी बराबरी के उसके इक्वल उसने यूएसडी टीथर जो है वो बोरो कर लिए। कोई भी कर सकता है, डीफाई जो प्लेटफॉर्म होता है उसका काम यही होता है। अब यही जो बड़ा अकाउंट था वो सोलैंड ब्लॉक जो डीफाई है उसके टोटल लैंडिंग की परसेंटेज का बहुत बड़ा ये पार्ट था। तो हालिया जो मार्केट में गिरावट आई, क्रिप्टो मार्केट में जो गिरावट आई है, उससे इस पोजीशन के जो है इस जो बड़ा जो खिलाड़ी था उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया है। अब इसमें पोजीशन क्या बनती है कि या तो वो बड़ा जो खिलाड़ी है वो और यूएसडी टीथर जमा कराए या इस पोजीशन को वो क्लोज कर दे। तो दोस्तों अब जो हम एक्चुअल में डिलीवरी लेके बाय सेल करते हैं ये उससे डिफरेंट चीज है। ये उसने जो पोजीशन ओपन किया है वो फ्यूचर में किया है। फ्यूचर में क्या होता है, एक सर्टेन लेवल तक जब आपका लॉस हो जाता है तो उसके बाद आप उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए आपको और जो है मार्जिन मनी देना पड़ता है। तो या तो वो और मार्जिन मनी यानी और यूएसडी टीथर दे या इस पोजीशन को वो लॉस में क्लोज कर दे। अब ये जो बड़ा ऑपरेटर है ये बहुत ही चालू है, ये बहुत ही समझदार है। इसको पता है कि मैं इस पोजीशन को छेड़ूंगा नहीं तो सोलाना जो है अगर इसको ऑन चेन क्लोज करती है तो उसको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या कर रहा है, वो ना तो यूएसडी टीथर जमा करा रहा है और ना ही अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहा है। अब डीफाई के रूल के हिसाब से होना क्या चाहिए, ये पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जानी चाहिए। पास्ट में भी ऐसी कई ब्लॉकचेन जो बड़ी ब्लॉकचेन हैं उन पे जो डीफाई हैं उनमें ये पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज हुई हैं। लेकिन सोलाना जैसी छोटी ब्लॉकचेन पर इस तरह की बड़ी पोजीशन को क्लोज करना एक बहुत ही नुकसानदायक है। एक सोलाना ब्लॉकचेन के लिए भी नुकसानदायक है और सोलाना ब्लॉकचेन को अगर नुकसान होता है तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में जो डीफाई हैं उनका भी कहीं ना कहीं नाम खराब होता है। और पास्ट में भी सोलाना ब्लॉकचेन जो है वो 5-6 बार बंद हो चुकी है। तो अगर ये पोजीशन क्लोज होती है तो मान के चलिए कि सोलाना जो ब्लॉकचेन है उसकी कमर टूट जाएगी। तो अब इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि सोलाना ब्लॉकचेन कर क्या रही है। तो इस पोजीशन को रोकने के लिए, तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए सोलैंड जो लैब है, एक कंपनी है, वो अपनी इमरजेंसी पावर्स को यूज करने की बात चल रही है ताकि इस पोजीशन को ऑन चेन की बजाय यानी कि ऑटोमेटिक क्लोज होने की बजाय ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर यानी कि इस ब्लॉकचेन पे ऑटोमेटिक क्लोज ना करके इसको किसी एक्सचेंज के थ्रू या किसी और तरीके से इसको क्लोज किया जाए ताकि जो है लॉस जो है वो मिनिमम हो। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि जितनी भी क्रिप्टो एसेट जितने भी यूजर्स हैं उनकी जमा है उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो इस एसेट्स को जो होल्ड किया जाएगा, एक तो वो उन यूजर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसे ही ये एसेट जो ये बड़ा अकाउंट जिस पे लिक्विडेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे ही ये सेफ लेवल पर आ जाए
तो ये जो यूजर्स की एसेट्स हैं उसको, क्रिप्टो एसेट्स हैं उसको दोबारा ये उनको रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों ये इस तरह की जो पोजीशन है ये जो सोलाना पे चल रही है, और इस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी अमेंडमेंट करने की वन टाइम जो है बात चल रही है। अब इसमें दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे पहले तो देखिए ये जो DeFi हैं या ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक चलने चाहिए। इस तरह की सिचुएशन जब बनती है और आप उसको DeFi को होल्ड करके आप उसको ओवर द काउंटर ले जाने की कोशिश करते हो, तो इस तरह की चीज़ों से जो ट्रू DeFi जो होता है, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, उसको धक्का लगता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। एक जो अभी देखिए जो समझदार है वो समझ जाता है कि सोलाना जो ब्लॉकचेन है वो ट्रू DeFi पे अब काम नहीं कर रही है। ऑल्दो वो वोटिंग के साथ करेगी, जो अमेंडमेंट जो भी करेंगे, इमरजेंसी पावर जो भी लेंगे वो वोटिंग करके लेंगे, सब जो कम्युनिटी है उसके उनकी अप्रूवल के साथ लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को जो है डिसेंट्रलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है उसको धक्का लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज और समझने की भी बात है कि जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है तो कुछ ना कुछ उसमें छोटा मोटा जो है इश्यूज रह जाते हैं। ओवर द पीरियड ये चीजें भी ठीक हो जाती हैं। वन टाइम में अगर आप सोचो, जैसे DeFi अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे मैं ये मानता हूं कि जब इसमें सारी खामियां निकल जाएंगी तो ये बैंकों को रिप्लेस कर देगा, यानी कि बैंक्स को ये खत्म कर देगा। लेकिन इनिशियली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, टीथरिंग जिसे हम प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वो रहती हैं। तो ये उस टीथरिंग प्रॉब्लम का एक पार्ट है। और दूसरा, मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूं कि जब भी बेयर मार्केट आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी जो है इस तरह की मुसीबतें लेकर आती है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े ऑपरेटर हैं वो सही तरीके से चलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से अपना काम करते हैं। लेकिन कुछ एक ऑपरेटर, जैसे कि ये एक बड़ा खिलाड़ी है, ये ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। अब ये कहीं ना कहीं इसको पूरी चीज की जानकारी है, तो अब इसके दिमाग में ये चीज थी कि ना तो ये मेरी पोजीशन क्लोज कर पाएंगे और ना ही मैं और USD टीथर जो है जमा कराऊंगा। तो ये ओवर स्मार्ट जो है प्ले कर रहा है, समझ लीजिए अभी भी प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए सोलाना ब्लॉकचेन के कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस पे भी खतरा आ जाता है, क्योंकि उसका जो ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन है वो प्रॉब्लम में आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज और याद करेंगे दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता आता हूं कि ईथरम जो है या BTC जो है, दो ऐसे किंग हैं जो ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड हैं और इनकी डिसेंट्रलाइजेशन पे उतना खतरा कभी भी नहीं हुआ। अब इतनी सारी ब्लॉकचेन्स जो चलती हैं, लेकिन जब भी ब्लॉकचेन की बात आती है मैं आपको ईथर रिकमेंड करता हूं, मैं आपको मैटिक रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैटिक जो है वो ईथर का इसका स्केलिंग सॉल्यूशन है, L2 है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये जो कहानियां होती हैं वो मेरे दिमाग में चल रही होती हैं, क्योंकि ये जिस तरह से ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो जो क्रिप्टो का एक्चुअल जो सार है, जो क्रिप्टो की एक्चुअल सिचुएशन है, जो क्रिप्टो एक्चुअल में है, या जो क्रिप्टो जिसे हम बोलते हैं, वो मतलब ही डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इस तरह की सिचुएशन, ऑल्दो ये जो काम होगा सोलाना में वो भी डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करके होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये नहीं होना चाहिए था। अब यही चीजें ईथरम जैसी ब्लॉकचेन पे आपको कभी सुनने में नहीं मिलेंगी। लेकिन ये जितनी छोटी सोलाना है, ICP है, HBAR है, अब इनमें होता क्या है कि इनके चढ़ते प्राइस को देख के हम बहुत खुश होते हैं और चढ़ती मार्केट में इनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर करेगा। लेकिन कायदे से अगर हम ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो BTC और ईथर दो ऐसी क्रिप्टो एसेट हैं जो किंग हैं। उसके बाद जो नॉर्मली चल रही हैं वो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन को या इस तरह की कोई सिचुएशन आने पे वो वीक हो जाती हैं। तो ज्यादा लालच में ना पड़ने की बजाय उसके फंडामेंटल्स की भी जांच की जाए। और ये मैं आपको बार बार बोलता आता हूँ कि आप इसका थोड़ा फंडामेंटल को आप जरूर समझा करें। और जो मैं बोलता हूँ वो बहुत समझ के साथ, बहुत ही कारण के साथ बोलता हूँ। मैं अब देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो
तो मैंने सोलाना ब्लॉकचेन में एक भी रुपया नहीं लगा रखा था। टेरा में मेरा एक भी रुपया नहीं लगा हुआ था। उसका कारण क्या है कि मैं ये सोचता हूँ कि BTC, ईथर, मैटिक, जिन्हें मैं अच्छे से स्टडी करता हूँ, जिनको मैं अच्छे से समझता हूँ, ऑल्दो मैं सोलाना में भी बाय रिकमेंड मैंने किया है, टेरा में भी रिकमेंड किया है, लेकिन अगर आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ मैंने कभी भी इनका नाम नहीं लिया। किस लिए नहीं लेता हूँ? क्योंकि ये जो ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन है वो BTC, ईथर, मैटिक, वेट, अगर आपको याद होगा तो मैं ये जो कुछ एसेट्स आपको बताता हूँ उनमें भी मेजोरिटी मैं आपको बोलता हूँ कि BTC और ईथर में लगाएं, मैटिक में लगाएं, कुछ पार्ट आप वेट में लगाएं, और शिबा में मैं बोलता हूँ, लेकिन उसमें मैं बहुत ही कम जो है परसेंटेज पोर्टफोलियो का रेकमेंड करता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें देखिए, चढ़ती मार्केट में इसका कुछ पता नहीं चलता। चढ़ती मार्केट में सब कुछ चढ़ रहा होता है, तो अब चढ़ती मार्केट में इस तरह की कोई पोजीशन आती है तो वो निकल भी जाती है, वो स्क्वायर ऑफ हो जाती है। प्रॉब्लम आती है जब बेयर मार्केट आती है। तो बेयर मार्केट जब आती है तो बहुत उठापटक मचती है, बहुत सारे कॉइन खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे DeFi जो हैं खत्म हो जाते हैं, कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो गायब ही हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं सेफ्टी पर्पज से आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि या तो आप कोल्ड स्टोरेज में अपनी क्रिप्टो को स्टोर करें, नहीं तो एटलीस्ट सबसे बड़ी जो एक्सचेंज है वहां पे रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर सबसे बड़ी एक्सचेंज टूटेगी तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो का जो आधार है वो हिल जाता है। ऑल्दो आप कोल्ड स्टोरेज में रखोगे तो वो तो और भी ज्यादा आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ है। तो दोस्तों, ये जो खतरा है ओवरऑल जो है सोलाना ब्लॉकचेन पे आज के टाइम में मंडरा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर वो इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं तो सोलाना ब्लॉकचेन जो है वो बच जाएगी। अगर इस पोजीशन को ऑन चेन स्क्वायर ऑफ होता है तो आप मान के चलिए कि सोलाना जो ब्लॉकचेन है उसकी कमर जो है टूटने का पूरा खतरा है। सोलैंड जो इनका DeFi प्लेटफॉर्म है उसके डेड होने का पूरा खतरा है। तो दोस्तों, सेफ जगह पे पैसे लगाएं, समझदारी के साथ पैसे लगाएं, क्योंकि पैसा आपका है और चढ़ती मार्केट में कुछ भी चढ़ता जाता है। सही जो पता चलता है वो पता चलता है बेयर मार्केट में कि इस मार्केट को कौन कौन सरवाइव कर पा रहा है, और जो जो इसको सरवाइव नहीं कर पा रहा दोस्तों, इसका मतलब उसका जो प्राइस चढ़ रहा था वो खाली हवा में चल रहा था। तो दोस्तों, जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।